डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर तस्वीर तेजी से साफ होती दिख रही है। राज्य स्तरीय समिति को 9.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिनमें 93% लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। लेकिन समर्थन के बीच सवाल भी है, विरोध भी है और संविधान की कसौटी भी। क्या एक देश एक कानून का सपना हकीकत बनने जा रहा है या फिर भारत में नई बहस छिड़ने वाली है? यही है आज की बहस, इसी पर करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश भी समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की विशेषज्ञ समिति को करीब 9.5 लाख सुझाव मिले हैं। इनमें 93% लोगों ने यूसीसी के पक्ष में राय दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि सभी जिलों में परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अल्पसंख्यक समाज से भी बड़ी संख्या में समर्थन मिला है। अब समिति विधेयक के प्रारूप पर काम कर रही है। 90% ज्यादा लोगों ने यूसीसी के समर्थन में अपना मत दिया। ये अपने लिए अच्छी बड़ी और बड़ी की बात है। मुस्लिम महिलाओं का भी समर्थन बड़ी संख्या में और मुस्लिम पुरुषों ने भी समर्थन दिया। इस प्रकार सभी करीब अन्य प्रमुख लोगों ने भी स्पष्ट समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन के 3 भाग है, जिसकी समय सीमा निकास है। मूल अनुसंधान की रिपोर्ट 30 जून तक, जन परामर्श प्रतिवेदन 30 जून तक, विधायक प्रारूप 5 जुलाई तक और विधेयक प्रारूप पर समिति द्वारा विधि विभाग के साथ साझा रूप से कार्य किया जा रहा है। कोशिश करेंगे वर्षाकालीन सत्र में यूसीसी पर लेकर आए। यूसीसी को लेकर समाज के भीतर अलग अलग राय भी सामने आई है। मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में समर्थन दिया है, जबकि मुस्लिम पुरुषों में समर्थन अपेक्षाकृत कम रहा। वहीं महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर समुदाय ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई है। यूसीसी समर्थकों का तर्क है कि विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति जैसे मामलों में एक समान कानून से महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और कानूनी जटिलताएं कम होंगी। समिति के सामने विवाह से पहले तथ्यों के अनिवार्य खुलासे और गलत जानकारी देने को दंडनीय अपराध बनाने जैसे सुझाव भी आए हैं। कुछ कानूनों को और सख्त होने की जरूरत है, सजा को भी थोड़ा सा उसमें इजाफा करने की जरूरत है। और सवाल इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को लागू करना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून रुक गया था, जिसे वो पूरा नहीं हुआ, उस पर बाबा साहब ने स्वयं कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि जब ये मुल्क एक है, ये देश का संविधान एक का है, देश का झंडा एक है, तो इस देश में एक कानून लागू होना चाहिए जो सब पर लागू हो। नमाज पर किसी को आपत्ति नहीं, पूजा पर किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन आखिर कोई भी बात होगी, सामान्य कानून एक जैसा सब व्यक्तियों पर लागू होगा। लेकिन विरोध के स्वर भी मौजूद हैं। धर्मगुरुओं और कुछ राजनीतिक नेताओं का कहना है कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और पर्सनल लॉ में बदलाव सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित कर सकता है। यूसीसी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती है, ध्यान मोड़ना चाहती है। कैसे लोगों का ध्यान मोड़ सके, जो मूल मुद्दे हैं। यूसीसी की मूल भावना, आप उससे खिलाफ चले जाते हैं। क्या आप आदिवासियों का अधिकार भी मारेंगे? क्या आप आदिवासियों के जो उनको अधिकार मिले हैं उनको भी छीनेंगे? मुस्लिम समाज के अधिकारों को छीनने की बात करते हुए बीजेपी के नेता खुले नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है, इसका उद्देश्य राजनीति है। अगर आप ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि नहीं, आदिवासी समुदाय को फिर हम इससे बाहर रखेंगे, तो फिर कहाँ से यूसीसी हुआ? वो कहाँ से यूनिफॉर्मिटी आई? आज अधिकार देने की बात करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना कि छीनने की बात। यानी तस्वीर सिर्फ समर्थन या विरोध की नहीं है। एक तरफ एक देश एक कानून की मांग है, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का सवाल भी है। सरकार इसे सामाजिक सुधार बता रही है, जबकि विरोधी इसे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो देखा आपने रिपोर्ट किस तरह से यूसीसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी और मध्य प्रदेश में आमने सामने आ रही है। कई सवाल जो है एक दूसरे के ऊपर खड़े कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। सिंपी अग्रवाल जी है, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत करता हूँ उनका। कुणाल जी हमारे साथ अधिवक्ता है, विश्लेषक है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ।
कुणाल जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, यूसीसी का आम नागरिकों पर सबसे बड़ा असर क्या होगा यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू हो जाता है तो? कुणाल जी, आवाज नहीं आ रही है। कुणाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए कुणाल जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम सीधा चलते हैं योगेश गुप्ता जी के पास। योगेश जी, यूसीसी लाने की जल्दी जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी रुख स्पष्ट कर दिया है, आने वाले मानसून सत्र में इसको लाया जा सकता है, लेकिन उस पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आप लोग अधिकार बचाने नहीं अधिकार छीनने का काम कर, इसलिए यूसीसी लागू करना चाहती है। योगेश जी, देखिए कुलेश्वर जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उसमें जल्दी शब्द का यूज किया जी, आजादी के 79 साल बाद हेलो आज समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की मंशा मध्य प्रदेश सरकार की है। आजादी के बाद संविधान सभा में एक समान आचार संहिता का जो प्रस्ताव माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में संविधान सभा में रखा गया था, वो 5-4 के बहुमत से पारित हुआ था, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब समर्थन में थे। तो निश्चित रूप से जल्दबाजी तो नहीं हुई है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो फौरी तौर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को, धर्म को, जाति को, पंथ या समुदाय को एक समान नागरिक अधिकार और उनके अधिकारों की सुरक्षा, ये हर सरकार का उद्देश्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या गुजरात और उत्तराखंड में वो ये लागू हो चुका। तो वहां भी किसी प्रकार का कोई विरोध हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात, यूसीसी के समर्थन में 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए। बिल्कुल 3.59 करोड़ लोगों से संवाद किया गया है, जिसमें सर्वदलीय बैठक को बकायदा नोटिफिकेशन 16 तारीख को जारी किया गया था शत्रुघ्न जी ने, और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी को। सर तो इसमें आदिवासियों को बाहर क्यों किया जा रहा है? आदिवासियों को बाहर क्यों रखा जा रहा है? सवाल तो यहीं पे उठ रहा है ना। नहीं, देखिए, आदिवासी जनजाति अति पिछड़ा जो वर्ग है, उनकी अपनी एक रीति और नीति है। निश्चित रूप से कांग्रेस के 55-60 साल के कुशासन में ये वर्ग एक मुख्य धारा से जुड़ने में काफी पिछड़ गया। पिछले 20-22 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के माध्यम से इनको मुख्य धारा में लाने का काम बखूबी किया जा रहा है। इतिहास के पन्नों में दबे ऐसे योद्धाओं को भी माननीय मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने उभार कर केंद्र बिंदु बनाया है। तो निश्चित रूप से इनको थोड़े से समय की आवश्यकता और है, इसीलिए इसको अभी बाहर रखा गया है, क्योंकि इनकी जो प्रथाएं हैं वो बहुत पुरानी है इसमें, लेकिन जो कुरीतियां हैं वो दूर होंगी निश्चित रूप से। लेकिन सामाजिक समरसता के चलते आदिवासी बहुल समाज भी यूसीसी के जब बिंदुओं को पढ़ेगा, समझेगा, तत्पश्चात वो भी इसमें सहमत होगा। सिंपी जी, आपने योगेश जी को बखूबी सुन लिया होगा, जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। आदरणीय फुलेश्वर जी, सबसे पहले तो हम रामेश्वर शर्मा जी के अध ज्ञान को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये कहा कि यूसीसी के गिर जाने से बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि हिंदू बिल कोड जो है वो गिर गया था, और इसका विरोध करने वाले वही लोग थे जो आज बाबा साहब का नाम लेकर उनके हिमायती बन रहे हैं। तो रामेश्वर शर्मा जी को सबसे पहले तो अपना ज्ञान सुधार लेना चाहिए। और जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब इसके समर्थन में थे, तो सिर्फ अंबेडकर साहब नहीं, KM मुंशी साहब, कृष्ण स्वामी अय्यर, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, इन सभी इस बिल को टेबल किया था संविधान सभा के अंदर। तो पूरी कांग्रेस इसके समर्थन में थी, और इसको जब ड्राफ्ट बिल के रूप में पेश किया गया था तब ये आर्टिकल 35 में थी। लेकिन जब ये महसूस हुआ कि भारतीय समाज अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है, तब इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत आर्टिकल 44 में रखा गया था। तीसरी बात जो योगेश जी आदिवासी समाज के ऊपर कह रहे थे कि साहब कांग्रेस के कुशासन की वजह से हम उन्हें मुख्य धारा में नहीं ला पाए, तो देखिए फुलेश्वर जी, जो आप यूसीसी लेकर आ रहे हैं ये आप राज्य में ला रहे हैं, पूरे भारत देश में तो ला नहीं रहे। तो आप अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि 25 साल के अंदर आप आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ नहीं पाए, और अब आपको क्योंकि अपने वोट बैंक की राजनीति को साधना है तो आप आदिवासी समाज को तो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और जो भीग रहा है वो कांग्रेस के
आपने मेरे वक्तव्य को ध्यान से नहीं सुना। मैंने हमने आपके जी। वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुना। आपने कहा कि कांग्रेस के तो आप कुशासन गलत की कोट वजह कर से रही है मैडम, आदिवासी आप समाज गलत को कोट कर रही है। हम मैंने मुख्य बोला धारा कि में नहीं ला आदिवासी पाए हैं। समाज को तो पिछले 20-22 साल के भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में भारतीय मुख्य जनता धारा से पार्टी जोड़ने के का काम किया आप गया है। जोड़ने का उनको प्रयास कर रहे हैं, इतिहास के उसी पर दबे कह हुए रहे हैं पन्नों कि ठीक है, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिएगा। ठीक है योगेश जी, अभी रुक जाइए नहीं, गलत कोट नहीं करेंगी। योगेश जी, हम मेरी कुछ बातों नहीं, को हम गलत बिल्कुल कोट नहीं करेंगी आप। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा तो उनको भी जवाब दीजिएगा आप। ठीक है, रुक जाइए, हमने बिल्कुल गलत कोट नहीं किया। आपने कहा कि कांग्रेस के कुशासन की वजह से आदिवासी समाज को तो आप हम गलत मुख्य वक्तव्य धारा देंगी से तो मैं आपको टोकूंगा। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा तो आप उनके बातों का जवाब दे दीजिएगा। आप अभी गलत हम बोलते हैं। सिम्पी जी को सुन लेते हैं। अरे ठीक है। गलत हाँ, सुनती खुद हो आप। भाजपा के प्रवक्ता दिक्कत ये है जब आपके गलत साथ। सुनते, आप गलत बोलते हैं, आपकी आदत है, आप हर डिबेट में गलत बोलते हैं क्योंकि सत्य सुनने का आपके अंदर साहस नहीं है। आपने कहा कि कांग्रेस के कुशासन की वजह से आदिवासी समाज पिछड़ गया और भारतीय जनता पार्टी अभी 20-22 साल से प्रयास कर रही है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि 25 साल आपको कम पड़ गए आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तो आप तो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात कुलेश्वर जी, यदि यूसीसी से ये आदिवासी समाज को रिलैक्सेशन देते हैं तो फिर अगर माइनॉरिटीज भी आपसे कहती हैं कि आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस ठीक है। रिलीजन फ्रीली, वो जो देश का संविधान है वो उनको भी इम्यूनिटी देता है, तो क्या आप माइनॉरिटी के ही सिर्फ हित पक्ष हैं? ठीक है आप सिम्पी जी, आदिवासी ठीक समाज है, को फिर लौटूंगा आपके में पास। क्यों ठीक है, नहीं जोड़ना ठीक है, चाहते हैं? चलिए योगेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कुणाल जी के पास जाऊंगा। देखिए कुलेश्वर जी, पर्सनल लॉ में खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है। मैं इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं क्योंकि ये बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है ना, गलत कोट करती है। एक तो पढ़ लिख के बैठती नहीं है और अज्ञानता का पूरा बखान यहाँ पर खुद करती है और दूसरों को अज्ञानता का प्रमाण पत्र बांटती है। अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अब कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ठीक है सिम्पी जी, चलिए योगेश जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा सिम्पी जी। ठीक है, तो देखिए, खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं होता, पारसी का लॉ है, हिंदू सिविल लॉ है और सिख जैन के भी अलग लॉ है। इन सभी पर्सनल लॉ को एक कमोडेट करते हुए और एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जो मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है, निश्चित रूप से उसमें अगर 3.5 करोड़ लोगों से संवाद होता है, 9.5 लाख से ज्यादा लोग सुझाव देते हैं, जिसमें माइनॉरिटी की महिलाएं सहमत हैं और वो इस बिल को अपना समर्थन देते हैं। अब ठीक है। आप बीच में टोक रही हैं, अब आप बीच में चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा फिर से योगेश जी आपके पास। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, सिम्पी जी आपके पास भी लौटूंगा। छोटा सवाल जो है मैं कुणाल से ले लेता हूँ। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लौटूंगा योगेश जी आपके पास फिर से मैं। कुणाल जी, यूसीसी लागू होने पर आम नागरिकों पर सबसे बड़ा असर इसका क्या होगा? देखिए सर, विशेष रूप से जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड निश्चित रूप से जो भारतीय संविधान है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। आज यदि भारत के अंदर सामाजिक न्याय की स्थापना करना है तो हमको समानता तो स्थापित करनी ही पड़ेगी। आज हम चोरी के विषय में हो, क्रिमिनल विषय में हो, सिविल के कुछ विषय में हो, सब में हम एकीकृत कानून का काम करते हैं। वहीं आज जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भिन्न हो जाते हैं, उसका पूरा बर्डन कोर्ट पर पड़ता है। हमने सरला मुद्दल का केस हो, शायरा बानो का केस हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, ऐसे अनेकों केस देखे हैं। यदि हम सामान्य रूप से अगर हम समाज पे प्रभाव की बात करें तो आज अगर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभावित होगी तो वो महिला प्रभावित होगी, उससे महिलाओं को लाभ मिलेगा। हम भारतीयता की बात करते हैं, हम भारतीयता की किस आधार पर बात करते हैं? धर्म की बात यहां पर की जा रही है। मैडम आदरणीय सिम्पी जी ने बात की कि आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा। अरे कैसे वायलेशन होगा? आर्टिकल 25 का सबसेक्शन 2 का स्पेशल रूप से जो भी है वो स्पेशल रूप से कह रहा है कि किसी भी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर, मॉलिटी और हेल्थ और इससे फंडामेंटल राइट जहां जहां वायलेशन होंगे वहां पर धर्म से ऊपर हमको सोचना पड़ेगा।
और यही भारतीयता का भाव कहता है। ये जो तमाम प्रकार से 1947 में जो देश का बंटवारा वो किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। जिनको ज्यादा ही धर्म का पालन करना चाहिए उनके लिए अपना एक स्थान है, वहां जाके धर्म का पालन करें। पर विषय यहां पर भारतीयता का है। यदि हमें भारतीयता को अपनाना है और वास्तव में हम जो भारतीयता के भाव और भारतीय संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस स्वप्न के साथ संविधान का निर्माण किया था और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 244 के अंदर जो स्टेट को निर्देश दिए गए उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और आज वास्तविकता में यदि हम भारतीय हैं तो हमको समान नागरिक संहिता लानी होगी और इसका सबसे अच्छा प्रभाव महिलाओं के बेहतरी पर ही होगा। योगेश जी, आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय की महिला भी बढ़ चढ़कर इसमें समर्थन दिए, तो यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को सबसे ज्यादा ठोस लाभ क्या होगा, इससे स्पष्ट कर दीजिए। जी मैं बताता हूं, देखिए आर्टिकल 44 में स्पष्ट है लैंगिक समानता, सामाजिक समानता। इसमें एक नया क्लॉज और जोड़ा है जो ड्राफ्ट अभी 8 से 10 दिन बाद आएगा, जिसमें लिव इन को भी जोड़ा गया। तो निश्चित रूप से लिव इन में रहने वाले दंपतियों के से होने वाले बच्चे के भी अधिकारों का संरक्षण होगा। उसमें महिलाओं को बहु विवाह से छुटकारा मिलेगा। उनके जो अगर गोद लेने की जो प्रथा है उसमें उसको दत्तक पुत्र के पूरे अधिकार उसके संरक्षित होंगे। और जो ट्रिपल तलाक कर एकदम से महिलाओं की जो क्या कहना चाहिए बेइज्जती कर देते हैं और उनको अपने धर्म से रुखसत करने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 उदाहरणों से मैं अपनी बात प्रमाणित करना चाहूंगा। शाहबानो केस 1985, सरला मुदगल केस 1995 जिसका जिक्र आदरणीय वकील साहब ने किया, और पाइलो काइलो बनाम मारिया एंड्रू वेलेंटिना परेरा 2019 के। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि अब वक्त आ गया है कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को रिकमेंड किया है। तत्पश्चात एक हाई लेवल कमेटी का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने भी किया, और उसके बाद 2 राज्यों में वो लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी 93% लोग एग्री हैं। कांग्रेस पार्टी बात का बतंगड़ बनाती है। हर अच्छे काम का विरोध करना इन लोगों ने अपनी परिणति बना लिया है। सनातन का निरादर करना और तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है सिंपल जी, क्या आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल का? ठीक है योगेश जी, मुस्लिम हिंदू ठीक है। बस फुलेश्वर जी इनको चुप कराइए ना, हो गया पूरा समय यही बोलेंगे क्या? जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और यहाँ पर आकर कुतर्क करने लगते हैं। इनके मंत्री को यही नहीं पता कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा किस वजह से दिया था, और ये कांग्रेस के ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अब इनको चुप करवा दीजिए फुलेश्वर जी, योगेश जी सिंपल जी को भी सुन लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये कुतर्क कर रहे हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप को बहु विवाह से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप बहु विवाह रोकेगा। सार्थक चर्चा होगा। आदिवासी समाज के अंदर भी बहु विवाह जो है वो होता है, और अगर आप महिला थाना में जाकर देखेंगे तो आदिवासी समाज से बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो कहीं संपत्ति को लेकर वहां पे केस दर्ज करवाती हैं और कहीं बहु विवाह के चलते परेशान रहती हैं, और आप यूसीसी से उनको बाहर करना चाह रहे हैं। तो फिर आप किस तरह की लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, आपने शाहबानो केस की बात करी, इनको चुप करा दीजिए। योगेश जी चलिए सिंपल जी को भी सुन लेते हैं। योगेश जी, और फिर पूरे डिबेट में ये कुतर्क योगेश जी एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो चर्चा सार्थक होगा। देखिए अगर एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। योगेश जी आपको पर्याप्त समय दिया था मैं। को भी बोलने यही अभी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे और अब यही डिबेट के अंदर डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है सिंपल जी अपनी बात पूरी करिए। फुलेश्वर जी जो शाहबानो केस की बात करी है, तो शाहबानो केस के आगे भी एक केस है जो भारतीय जनता पार्टी पढ़ती नहीं है कि इनका सिलेबस ही शाहबानो केस तक है। दानियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का भी केस है। दानियल लतीफी जो है वो शाहबानो के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में योगेश जी सुन लेते हैं सिंपल जी को भी, मैं लौटूंगा आपके पास। मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट को चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के लाए गए मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट की मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया था, और उन्होंने ये कहा था कि इद्दत के पीरियड के बाद भी अगर एक तलाकशुदा पत्नी के बच्चे हैं तो पति को उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती, शाहबानो केस तक अटकी रह जाती है। दूसरी बात यह है
कि अगर जो आदरणीय अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं होता है, तो हमने ये नहीं कहा कि आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा। हमने ये कहा कि आर्टिकल 25 इम्यूनाइज करता है देश के हर नागरिक को राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली। तो अगर माइनॉरिटी आपसे ये कहती है कि हम यूसीसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो आर्टिकल 25 संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुरूप या फिर जो माइनॉरिटीज के अपने पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसके अनुरूप चल सकते हैं। तो ये कांग्रेस कह रहा है। और दूसरी बात, नहीं फुलेश्वर जी, एक बात और अभी कैलाश विजयवर्गीय जी परसों इंदौर की सभा के अंदर स्वयं कह रहे थे कि जो मुस्लिम है उनको भाजपा की बनाई सड़कों पे नहीं चलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को लाडली बहना योजना की किस्तों का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो मुस्लिम समाज को कोसने का काम करती है और दूसरी तरफ यूसीसी के माध्यम से उनके पैरोकार बनने लगती है। तो ये जो तुष्टीकरण है, ये जो दोगुलापन है ना, ये भारतीय चलिए योगेश जी जवाब दे दीजिए, ये कांग्रेस का नहीं है। ठीक है योगेश जी, तुष्टीकरण और दोगलापन कर रहे हैं आप लोग। देखिए ऐसा है, एक तो यूसीसी का ड्राफ्ट पढ़े बिना कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठ गई है और ज्ञानी बनने का पाखंड है ना। एक बात दूसरी बात अब आपकी बात सुनिए मैंने, अब आप सुनिए, आपने कहा महिलाओं की संपत्ति का संरक्षण नहीं है यूसीसी में। चलिए योगेश जी को भी सुन लेते हैं। सीपी जी आपको पर्याप्त समय दिया था। नहीं फुलेश्वर जी, ये तलाक संपत्ति से जुड़े मामले महिलाओं को संरक्षित किए गए, उनके अधिकार देते हैं। और पहले आप ये बताइए अधिकार संरक्षित किए गए महिलाओं के। रखिए तो सही, आप ये तो बताइए कि आपका जो मसौदा है वो है क्या यूसीसी के ऊपर? विरोध की परिणति बना रखी है कांग्रेस पार्टी ने। और जब आपके सुझाव जब यूसीसी की कमेटी ने मांगे थे तो आप वहां जाते नहीं हो, आप कमेटी में जाते नहीं हो। आप ही के विधायक आरिफ मसूद ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के लोगों को आना चाहिए। चलिए आप दोनों को रोक के मैं कुणाल जी के पास जाना चाहूंगा। कुणाल जी, मेरा आपसे दो सवाल है। पहला ये है कि क्या यूसीसी लागू होने से न्याय व्यवस्था सरल होगी? दूसरा सवाल ये, जो कांग्रेस लगातार बात करी कि आदिवासियों को इससे क्यों बाहर किया जा रहा है, थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा। निश्चित रूप से सर, जो कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो ये जो पूरा बर्डन है अलग अलग प्रकार का, वो निश्चित रूप से जब एक कानून होगा, जब एक देश है, भारतीयता का भाव एक है, तो ये कानून अलग अलग क्यों है? धर्म के आधार पर हम क्यों देश को बांटने में लगे हुए हैं? आज हमको देखना होगा। निश्चित रूप से अगर ये यूसीसी लागू होगा तो ये जो कोर्ट के अंदर जो पेंडेंसी हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि न्याय व्यक्ति को मिल ही नहीं पा रहा है, कारण क्या है? पेंडिंग केस, पेंडिंग तारीख पे तारीख मिलती है। तो ये सभी तमाम प्रकार की चीजें जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक मीणा ट्राइब के अंदर केस हुआ था, उसमें तलाक नहीं होता मीणा ट्राइब के अंदर जब उन्होंने शादी की। तो वो जो मामला हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हाई कोर्ट ने जो कथन कहा और उसके अंदर जो बताया गया, उसमें हमको क्लियर स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग कानून है उसके कारण पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और निश्चित रूप से यूसीसी आएगा तो ये पेंडेंसी कम होगी और न्याय बहुत सरलता से, सहजता से मिल पाएगा। सेकंड, जो यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता है शिंपी जी, वो जो कह रहे हैं आदिवासियों को क्यों अलग रखा गया, तो हमको समझना पड़ेगा कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार और युगानुकूल और समयानुकूल हमको बनना होगा। क्योंकि आदिवासी जो ट्राइब्स हैं, उनका ट्रेडिशन, उनका कस्टम एक पूरा डिफरेंट टाइप का होता है। आप किसी भी प्रकार से उनको एक साँचे में हमारे साथ नहीं डाल सकते। उनका आप नागालैंड के अंदर जाओगे तो वहां पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, उनकी कबीलाई सिस्टम अलग होती है। तो आप किसी भी प्रकार से उनको एक साथ एक रूप में नहीं पिरो सकते हैं। हमको भारतीयता के साथ एक भाई के रूप में उनको अपने साथ जोड़ना होगा। इसलिए उनको यूसीसी से अलग रखकर, यदि उनको ऐसा लगता है कि उसके साथ वो भारतीयता के भाव के साथ वो भारत में रह सकते हैं, तो ये हमारे लिए उपलब्धि होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन या कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, छोटा जवाब सिंपी से ले लेते हैं, मैं योगेश जी के पास जाऊंगा। सिंपी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा, समय कम है। फुलेश्वर जी, भाजपा के प्रवक्ता जो ये कह रहे हैं कि बिना ड्राफ्ट पढ़े कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ जाते हैं, तो फुलेश्वर जी यदि आपके पास ड्राफ्ट की कॉपी हो तो आप दिखा दीजिए चैनल के ऊपर। क्योंकि स्वयं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 जुलाई को हम ड्राफ्ट की जो पहली कॉपी है उसको जारी करेंगे, और अभी तक ड्राफ्ट की अंतिम कॉपी जारी नहीं हुई है। और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता जो पढ़ के नहीं आते, जिन्हें खुद नहीं पता कि इनकी पार्टी ने अभी तक ड्राफ्ट नहीं
जारी किया, बल्कि सुझाव ले रहे हैं। वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ज्ञान को चैलेंज करने लगते हैं। तो योगेश जी, ये आपका आधा ज्ञान है जो आप डिबेट में लेकर आते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आप यूसीसी में लेकर आ रहे हैं तो या तो आप सब ठीक है, चलिए छोटा सा रिएक्शन जो है मैं योगेश जी से भी ले लेता हूँ। योगेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। योगेश जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ आता न जाता, बात का बतंगड़ बनाना जरूर आता है, क्योंकि ड्राफ्ट के जो मुख्य बिंदु है वो सम्मानित नागरिकों के समक्ष आ चुके हैं, बहुत पहले आ चुके हैं, 1 महीने पहले। अब आप कुछ पढ़ोगे लिखोगे। चलिए ठीक है, जैसे वो यहीं पे छोड़ जाते हैं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। कल किसी और विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एक बार यूसीसी को लेकर फिर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी जो है कांग्रेस पर हमलावर है। कुल मिलाकर आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।